ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम सर। सर। सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह का शुक्र सर। गुड। ओके। आज जो लेक्चर है मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जैसे आपको कहा था कि वीडियो जो अपलोड की गई थी वो आप लोगों ने सुननी थी, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं ख्याल सबने देख ली होगी, सुन ली होगी। यस सर। ओके। अच्छा, जो वीडियो में जो कुछ प्रेजेंट हुआ मैं उसको रिप्रेजेंट तो नहीं करूंगा। कंटेंट मेरा एम ये नहीं है कि मैं दोबारा से उसको पढ़ाऊं। आज का जो एम है वो ये है कि उसके अंदर से गो थ्रू जल्दी से मैं होऊंगा, और जिसके उस वीडियो से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसको मैं फिर आंसर कर दूंगा। और अगर कोई क्यूरी हुई, कुछ और चीज हुई जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी एड्रेस कर लेंगे इस टाइम पे, ठीक है? ओके। कुछ जो वीडियो के अंदर जो फर्स्ट जो चीज थी वो ये थी कि रीकैप था एक, अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक बल्कि स्टार्ट ऑफ द वीक में एक डिस्कशन की थी कि बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, और जो एम वो था हमारा कि अगर नेगेटिव एज वेट्स आपके पास आ जाए तो इस केस में डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम फेल हो जाता था। और मैंने शायद आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे कहा था कि आप अपने तौर पे काम कीजिएगा कि ग्राफ एक जनरेट कीजिएगा जिसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल तो नहीं है पर नेगेटिव वेट्स थे उनके अंदर, और आपने शो करना है कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम उसमें फेल हो रहा था। आप में से किसी ने देखा है इस जो एक्सरसाइज थी इसको? नहीं? सॉरी सर, आपको आवाज नहीं थी। देखा है सर मैंने। अच्छा, तो कोई ऐसा केस आपको जो समझ आया हो जिसके अंदर ये फेल हो रहा है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम? सर मुझे तो लगता है कि शायद जब आपका वेट साइकिल नेगेटिव हो तो इशू नहीं है, लेकिन अगर जब आपका ये हो जाए सीन के आपका साइकिल बन जाए तो उसमें हमें फेल होता है। अच्छा, नहीं, साइकिल का इशू नहीं है इसके अंदर। इसमें जो नेगेटिव वेट साइकिल की हम जी बात करते हैं वो तो एक इशू है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल ना हो, नेगेटिव वेट साइकिल ना हो, तब भी आपका डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव वेट्स के होने की वजह से फेल हो सकता है सर्टेन कंडीशंस में। तो ये मैंने आपको टास्क दिया था, मैं ये दोबारा से रीइटरेट कर रहा हूँ सबको। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम, व्हाई डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम फेल्स इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव वेट्स एंड नॉट नेगेटिव वेट साइकिल। तो ये आपने प्रूव तो नहीं करना, एक तरह से देखना है कि उसमें आपके पास एक सिंपल सा आपको कोई ग्राफ जनरेट करना होगा जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि मैं डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जब उसको रन कर रहा हूँ तो इन दैट केस जो शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यूज आ रही हैं वो गलत आ रही हैं। और वो क्यों आएंगी, वो वही बात है कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें जो मेन जो इश्यू है ना उसके अंदर आप देखेंगे, वो जो अगर आपको ये तो डायक्स्ट्रा के अंदर जो हम लोगों ने करेक्टनेस पार्ट 3 किया था, वो मेन एम है, जो मेन चीज है जिसकी वजह से डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो नेगेटिव के ऊपर फेल होता है। और उसको जरा जेहन में रखना है कि उसको मतलब अपने जेहन में रखिएगा जब आप उसको डिस्कस कर रहे हो। तो वो आपने खुद करना है। अगर आपका कोई अभी भी क्यूरी है, आपको समझ नहीं आता, तो फिर आपने मुझसे पूछना है ताकि आपको ये चीज खुद समझ आ सके, ठीक है? एनीवेज, अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम को हमने कहा था नेगेटिव वेट साइकिल पे, नेगेटिव वेट्स के ऊपर फेल होता है, तो इस वजह से अब हमने जो चेंज किया था वो क्या किया था कि आपने बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की बात की थी। बेलमन फोर्ड मोर जेनेरिक एल्गोरिथम है जिसके अंदर जो लूप एग्जीक्यूशन है वो आपकी वो डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। इसमें प्रायोरिटी क्यू उस तरह मेंटेन नहीं हो रही होती, रादर हम एज बाय एज जो जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं उनकी बेसिस के ऊपर रिलैक्सेशन करते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्राफिकली भी अब बता दिया है कि आपके जो ये नंबर ऑफ ये जो एजेस हैं ये v-1 क्यों यूज होते हैं, और इनका इनका वर्स्ट केस सिनेरियो में उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे इस केस में आपको पास मैंने n-1 इटरेशंस दिखाई हैं, और मैंने बताया था कि हर इटरेशन में वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आपके पास सिर्फ एक एज ऐड हो रहा है इन योर पाथ। ठीक हो गया? तो ये आपको मैंने कहा था कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो की एग्जांपल है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर आपके केस में आप हमेशा v-1
इटरेशंस ही चाहिए होंगी फ्रॉम एस टू वी। सो आपके पास v-1 से कम नंबर ऑफ एजेस भी हो सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ एजेस कम होंगे तो इन दैट केस आपके पास लेस नंबर ऑफ इटरेशंस के अंदर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ v के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर इन केस अगर आपके पास v-1 एजेस एक पाथ के अंदर आ रहे हैं तो इन दैट केस आपको वो सारे एजेस को रिलैक्स करना होगा। इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि v-1 टाइम्स अगर आपने v-1 एजेस अगर यूज कर लिए हैं फ्रॉम s टू v और उनको रिलैक्स फॉर्म में आपने यूज कर लिया, तो इन दैट केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके पास इसके बाद s टू v जो आपके पास जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हुआ है उससे कोई बेहतर पाथ एग्जिस्ट करता हो, राइट। तो उसका रीजन फिर हम लोगों ने जो दिया था वो मैंने किस तरह दिया था, वो ये दिया था कि टेक्निकली जैसे कहा हुआ कि n-1 इटरेशंस के बाद आपके पास जो ऑल द पाथ शुड बी रिलैक्स्ड, तो इस केस में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी बेटर सॉल्यूशन देन दैट। सो उस केस में अगर तब भी आप उसको v-1 के बाद एक दफा फिर उसको जब उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, यानी कि उसमें कोई एज रिलैक्स हो जाता है, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपके पास एक लूप एग्जिस्ट करता है और लूप को यूज कर रहे के आपने कुछ न्यू एजेस, अब लूप जब भी आप ऐड करते हैं और उसके अंदर एक दफा फिर इटरेट करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आप अपने एज के अंदर अपने पाथ के अंदर एक और एज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एक या एक से ज्यादा एजेस ऐड कर रहे हैं, और उसका रीजन यही होता है कि आपने लूप एक कंप्लीट करना होता है ताकि आप उसके अंदर जो ओवरऑल आपके पाथ कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये बात मेरी सर सवाल सर यहाँ पे जी जी सर आपने बताया सर कि सर v-1 जो कि सर एजेस यानी v-1 लूप चलाते हैं, हम एक लूप जी। ऐसा कर देते हैं ताकि उसे चेक करते हैं, अगर उसमें नेगेटिव वेव साइकिल हो, यानी कि अगर कोई भी पाथ रिलैक्स ज्यादा हो रहा हो तो इससे यही मतलब होगा कि उसमें नेगेटिव वेव साइकिल एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास v-1 टाइम्स, यानी कि आपने देखें हर इटरेशन के अंदर आप एटलीस्ट एक एज ऐड कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आपने जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो इस केस में मैंने जैसे एस से स्टार्ट लिया हुआ था, एस के बाद मैंने इनिशियली देयर इज नो पाथ बिटवीन एस टू वी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस टाइम पे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई पाथ एस टू वी कनेक्ट नहीं कर रहा। मैं फर्स्ट इटरेशन के बाद उसमें क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि अच्छा मैं एक एज अलाउ कर रहा हूं टू दिस एस टू गो फ्रॉम एस टू वी। इसके बाद मैं देखता हूं अच्छा उसको ऐड करने के बाद क्या मैं वी तक पहुंच गया हूं, और अगर मैं v तक पहुंच गया हूं तो मेरे पास पाथ कॉस्ट क्या है। याद रखें अगर s डायरेक्टली v से कनेक्टेड होगा तो मेरा एक एज ऐड करने के बाद s टू v पाथ एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। और वो जरूरी बात नहीं है कि आपके पास इस वक्त जो है मोस्ट रिलैक्स फॉर्म में, वो अगली इटरेशंस के अंदर रिड्यूस हो सकता है वैल्यू, मतलब डायरेक्टली कनेक्शन के से बेहतर अगर आपके पास कोई और पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो इन दैट केस अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो पाथ्स हैं s टू v, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन और एक और कनेक्शन है जो कि आपको वाया और कोई एजेस यहाँ पे लेके आ रहा है, और ये लेस देन दिस इज बेटर देन दिस वन, तो इन दैट केस ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी, राइट। वो डाउन द लाइन जब भी आप उसको इटरेशन कर रहे होंगे। बट आपके अगर डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करता होगा तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन इसके बाद ये वाला एज आपका एग्जिस्ट करना ये वाला पाथ आपका एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, और इसके ऊपर वैल्यू इंफिनिटी से रिड्यूस होके कोई और वैल्यू आ जाएगी जो भी इस एज की वेट है, राइट। और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा जब तक कि आप जो है सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज या मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं उन सबको देख ना लें। और जब उन सबको देख लेते हैं तो इन दैट केस आपके पास जो भी पाथ कॉस्ट आती है उससे कम आपके पास नहीं आ सकती, यही मैं कह रहा हूँ। सर एक चीज और बता दें सर मुझे सर कि जरूरी सर नेगेटिव वेव साइकिल है, मतलब कि अगर सर पॉजिटिव आता है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इसको क्या करते हैं वापिस हमारा जॉब सॉल्व हो गया या उसके बाद हमें कोई और फर्दर काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपका सवाल ये है कि जरूरी बात है कि नेगेटिव वेट साइकिल ही हो अगर आप जो अपने एजेस को रिलैक्स करने के बाद। लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक ये समझाने के लिए ये एक पॉजिटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है, दिस इज ग्रेट, ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सो ये नेगेटिव वेट साइकिल नहीं, ये पॉजिटिव, इसको मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव वेट साइकिल है।
अगर ये पॉजिटिव वेट साइकिल आपका एग्जिस्ट करता है और मैंने यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला कैलकुलेट पहले कर लिया है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस एक मतलब फ्यू मोर इटरेशंस के बाद ये सारे का सारा पाथ दोबारा से अपने अपने इसके अंदर मैं लेट्स से इसको फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कहता हूँ इसमें दो एजेस हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ये दो एजेस से मिलके एक लूप बन रहा है। तो इस केस में आपके पास ये वाला पाथ जो है इसके अंदर ये मैं इसको कलर डिफरेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद सॉरी अभी इसको ब्लैक ही चलाता हूं। इसके बाद ये अब मैं रेड ऐड करने लगा हूं, ये दो लूप वाले एजेस हैं दोबारा से, ठीक है, जो कि ये वाला लूप एज यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है और आई विल गो बैक टू माई ओरिजिनल ब्लैक वन। ठीक हो गया, वो आगे सारा चला जाएगा। अब मुझे बताइए, अब ये असल में आया कि ये और ये एक ही चीज है, समझ आ रही है ना, दे आर सेम, जी सर, लूप है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ये लूप जब मैं अपने पाथ के अंदर ऐड करता हूं तो दिस इज ग्रेटर देन 0 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ आ गई। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरे पाथ कॉस्ट जो होगी, जो पहले जो भी है उसके अंदर ये वाली कॉस्ट जो होगी ये एडिशनल कॉस्ट ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, समझ आ गई। तो मुझे बताइए कि क्या हम कभी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हुए इसको ऐड करेंगे अपने पाथ में? सर नहीं सर, कैड करेंगे, नहीं करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन अगर आपके पास पॉजिटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली निगेट या रिजेक्ट होते जाते हैं, बिकॉज उनसे चीपर पाथ आपके पास एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप हमेशा पिक कर सकते हैं। और क्या पाथ है? बाय रिमूविंग दीज साइकिल्स फ्रॉम योर पाथ। ठीक है जी। सर लेट की अगर सर वैल्यू जो कि जो कि हम डिराइव करते हैं, जब वैल्यू हमारी 0 आ जाती है ना माइनस ना पॉजिटिव, देन हमें वही 0 एज पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा 0 को भी। जी, वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना, आपने तो उसको रिड्यूस करना, उसको आपने जो भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हो, इन्फिनिटी पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हो और उसको रिड्यूस करते रहते हो उस तक कि जब तक उससे कोई बेहतर चीज नहीं मिलती। तो वो बेहतर चीज जो है हमने कहीं पे नहीं कहा हुआ कि 0 से ऊपर ही होगी या 0 होगी, वो 0 से नीचे भी जा सकती है। जैसे आपने आगे बेलमन फोर्ड में हमने जब सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट सॉल्व किया था उसके अंदर माइनस वैल्यू उसमें थी आंसर। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? सर यहाँ पे सर जी सर यहाँ पे आपने बताया था ना कि हमारे पास जो भी पाथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिसमें हम v-1 आइटरेशंस लेते हैं, जिसमें बेलमैन हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव एज वेट हो सकते हैं, लेकिन एज वेट नेगेटिव साइकिल्स की बात नहीं है, सिर्फ जस्ट नेगेटिव एज वेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमारे पास सिंपल होगा, तभी हम लोग हमारे पास जो बेलमैन है वही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी ग्राफ में अगर हमारे पास कोई भी लूप आ जाता है, साइकिल आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम उसको रिमूव करेंगे? नहीं, आप रिमूव नहीं करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आपके पास एक पाथ, ये ग्राफ का हिस्सा, ठीक है ना, ये ग्राफ का हिस्सा जिसके अंदर आपके पास एक लूप एग्जिस्ट करता था, ठीक है, अब ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था सफर नहीं। अगर ये पॉजिटिव लूप एग्जिस्ट करता था, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ तब भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं इसको इसको अपने अपने फाइनल पाथ में से निकाल दूंगा बिकॉज ऑफ दिस वेरी डिस्कशन जो मैंने भी की है, ठीक हो गया। और अगर ये नेगेटिव वेट साइकिल होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ वेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और उस केस में मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतनी सी बात है। आपने ग्राफ में से लूप जो है कोई निकालने नहीं है, कहीं पे भी नहीं कहा हुआ कि आप लूप निकालेंगे, बस आपने कहा कि पॉजिटिव अगर आपका लूप एग्जिस्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली, मैंने जैसे बताया कि वो आपका जो जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर पॉजिटिव वेट साइकिल वो ऐड नहीं करेगा, वो सिंपल पाथ हमेशा पिक करेगा क्योंकि सिंपल पाथ हमेशा लूप को ऐड करने से बेहतर होता है। मैं पॉजिटिव वेट साइकिल की बात कर रहा हूँ। और नेगेटिव वेट साइकिल के केस में ऑफ कोर्स लूप को ऐड करने में बेनिफिट है, पर लूप को जो ही आप ऐड कर रहे होते हो तो इस केस में आपके पास वीथ इटरेशन के ऊपर भी आपकी पाथ इंप्रूवमेंट आ रही होती है। तो पाथ इंप्रूवमेंट में जो ही इंप्रूवमेंट आती है तो इसका मतलब है कि इंप्रूवमेंट तो आ गई है, बट ये इंप्रूवमेंट आने का ये मतलब है कि ये नेगेटिव वेट साइकिल की वजह से ये जो ग्राफ में एग्जिस्ट करता है, और उसके होते हुए आप शॉर्टेस्ट पाथ सारे कैलकुलेट नहीं कर सकते और वो आप रिपोर्ट कर देते हो। ठीक है सर, इसमें हम v-1 आइटरेशन तक अपना ये एल्गोरिथम चलाएंगे अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। जी सर, अगर उसमें नेगेटिव वेट साइकिल है तो वो एक और मतलब अगर हम आइटरेशन करेंगे तो उसमें उसकी वो शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जी
और अगर हमारे पास नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है तो फिर अगर पॉजिटिव वेट साइकिल है तब तो सेम रहेगी ना, उसमें हम चाहे जितनी मर्जी आइट्रेशन उसके बाद चला लें। जी मतलब हमारा बिल्कुल पॉजिटिव साइकिल से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे शॉर्टेस्ट पाथ से, लेकिन नेगेटिव साइकिल से हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो हमने हमने डिपॉजिट इस जी, अगर हमारा नेगेटिव साइकिल है तो सर उसे हम कहेंगे कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एक्यूरेट फाइंड नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना एक्यूरेट, सर? जी वो एक्यूरेट फाइंड इसलिए नहीं कर रहा, उसका रीजन भी आपको मैंने जैसे पहले बता चुका है कि नेगेटिव वेट साइकिल जब एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो मैंने जी आपको सर। बताया था। और आपका रीजन वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यू टू वी के दरमियान अगर नेगेटिव वेट साइकिल आ जाता है तो हम वी तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। उसका रीजन ये है कि आप कहेंगे कि मैं जब तक नेगेटिव वेट साइकिल के अंदर इटरेट करता रहता हूँ मैं अपने शॉर्टेस्ट पाथ को रिड्यूस करता जा रहा होता हूँ। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि कहते हैं देयर इज नो नीड टू गो आउट ऑफ द नेगेटिव वेट साइकिल टुवर्ड्स वी, क्योंकि मैं जितनी दफा उसमें इटरेट कर रहा हूँ मुझे उतना ही बेहतर पाथ मिलता जा रहा है। जी सर, बेहतर हो। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके जी। अच्छा ये वो था जो कि मैंने पुरानी बात की थी आज। सर आई हैड अ क्वेश्चन। जी जी सर मेरा सवाल ये था कि जो बेलमन फोर्ड का एल्गोरिथम है इसके अंदर होता बेसिकली ये दैट फर्स्ट वी गो ओवर ऑल ऑफ द नोड्स एंड वी ट्राई टू रिलैक्स ऑल ऑफ देम, ओनली एट द एंड अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप में रिलैक्सेशन होता है तो वी से कि देयर इज अ साइकिल, बट दैट मीन्स कि हमारा वर्स्ट के सिनेरियो तक हम जाएंगे एंड देन वी रिपोर्ट बैक दैट देयर इज अ साइकिल, अ नेगेटिव वेट साइकिल। तो इससे जी बेहतर ये नहीं कि हम शुरू से हम कहीं चेक डाल दें कि नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट तो अभी से ब्रेक दिस एंड जस्ट गो आउट, रादर देन पूरा वर्स्ट केस तक जाएं एंड देन, बिकॉज जो साइकिल डिटेक्शन वाले एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने ऑनलाइन खुद देखे थे, दोज आर लाइक V+E के वर्स्ट केस में, तो वुडंट दैट बी मोर इफेक्टिव? अच्छा, एक चीज याद रखिए कि एक होता है कि साइकिल डिटेक्ट करना। साइकिल से मुराद ये है कि अगर आप नॉर्मल ट्रेवर्सल कर रहे थे, ट्रेवर्सल के दौरान आपके पास जो नोड आप पहले ट्रेवर्स कर चुके हैं दोबारा से आपको नजर आ जाए, आप एक तरह से एक लिस्ट मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट? ये सिंपल सा एक तरीका है जिसमें आपने सिर्फ लूप को डिटेक्ट करना है। पर नेगेटिव वेट साइकिल को डिटेक्ट करना इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम लोग शायद समझ रहे हैं कि एक इटरेशन में वो आ जाएगा। प्रॉब्लम वही है कि आपको उसको ये हो सकता है कि आपका V टू V वापस पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ्स हो, हर एक नेगेटिव वेट साइकिल ना हो। मतलब लूप जरूर एग्जिस्ट करो, पॉजिटिव वेट साइकिल भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, सिर्फ साइकिल काफी नहीं है डिटेक्ट करना। तो इस केस में अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली सॉल्विंग शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। जब भी अगर आपने नेगेटिव वेट साइकिल को आपने यानी कि श्योरिटी लेनी है कि वाकई देयर इज नो नेगेटिव वेट साइकिल या देयर इज अ नेगेटिव वेट साइकिल। लेकिन सर अगर हमारे पास साइकिल एक डिटेक्ट हो गया और उस साइकिल में एक भी एज हमारा नेगेटिव हुआ तो डज दैट नॉट मेक इट अ नेगेटिव वेट साइकिल? नो नो, नॉट एट ऑल। आपके पास बड़े आराम से नेगेटिव वेट्स आ सकते हैं जो कि नेगेटिव वेट साइकिल जनरेट नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। क्योंकि नेगेटिव वेट होने का मतलब नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि नेगेटिव वेट साइकिल को जनरेट करने के लिए आपको नेगेटिव वेट्स चाहिए होते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि इफ in a graph you have negative weight cycle that means there is a negative weights, it means a negative weight cycle is there। ठीक है सर ठीक है क्या सर, ऐसा भी पॉसिबल है कि रिलैक्सेशन स्टेप जब हम अपना परफॉर्म करते हैं इसमें, जी तो सर जब हमारे नोड रिलैक्स हो रहे होते हैं कि पहले हमारा नेगेटिव साइकिल कोई मौजूद नहीं था, आफ्टर रिलैक्सेशन कोई हमारी इस तरह की इटरेशन परफॉर्म हुई कि हमारा नेगेटिव साइकिल बन गया, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है सर? इम्पॉसिबल है। इस तरह का मतलब ये कि आपका जो एल्गोरिदम है वो गलत है, ये खराब है, और उसके लिए करेक्टनेस हम पहले प्रूव कर चुके हैं डेक्स्टा एल्गोरिदम में। अगर आपको याद हो डेक्स्टा एल्गोरिदम में जी सर। स्पेशली सॉरी जी सर। जी सर। हाँ, डेक्स्टा एल्गोरिदम में अगर आपको याद होगा हमने सबसे पहला स्टेप में ये बताया था कि इनिशियलाइजेशन जो होती है वो क्या इंश्योर करती है कि हमेशा आपके पास वैल्यू जो होंगी शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ी होंगी या इक्वल होंगी। दूसरे में हमने कहा था कि रिलैक्सेशन की वजह से आपके पास किसी टाइम के ऊपर ये चीज नहीं थी जो अभी भी आप बोल रहे हो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ से स्मॉलर वैल्यू अगर आ जाए आपके किसी नोड पे, ये हमने प्रूव किया था। थर्ड पे हमने प्रूव किया था कि जब आपका डेक्स्टा एल्गोरिदम टर्मिनेट होता है या एग्जिट होता है तो उस टाइम के ऊपर सारे नोड्स के ऊपर शॉर्टेस्ट वैल्यूज होती हैं।
ये हम लोगों ने 3 प्रूव किए थे। तो वही चीज आपका बेलमन फोर्ड के अंदर भी है। बेलमन फोर्ड भी इंश्योर करता है कि आपका ये जो आप बात करें कभी ना हो कि नेगेटिव वेट साइकिल जनरेट हो जाए। देखिए नेगेटिव वेट साइकिल जनरेट होने के लिए ग्राफ के अंदर साइकिल होना जरूरी है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है, ये सिर्फ उनके ऊपर जो होती है वैल्यूज कैलकुलेट करी थी, व्हाट इज दी स्मॉलर वैल्यू। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई इस तरह कैलकुलेशन गलत कर रही हो कि वो हर एक नोड को हर दफा रिलैक्स करने लग जाए जिसमें वेट साइकिल नहीं है, तो दैट मींस दैट देयर इज अ बग इन योर एल्गोरिथम। जी सर ठीक हो कि जब साइकिल आ रहा है उसमें एटलीस्ट अगर एक एज भी हमारी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वेट साइकिल होगा। एक दोबारा बोलिए। जो हमारे पास साइकिल अगर किसी ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है और अगर उसकी कोई एक भी एज, अगर उस साइकिल में लेट्स सपोज 3 एजेस हैं और कोई एक एज भी नेगेटिव है, तो हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव साइकिल है, ये देखें, नेगेटिव वेट साइकिल है। ठीक है, मैं बताइए नेगेटिव वेट साइकिल है। सर ये नेगेटिव वेट साइकिल होगा ना, क्योंकि इसमें एक एज नेगेटिव आ गई है। ये आपके ख्याल में ये नेगेटिव वेट साइकिल है? नो सर, नहीं है, पॉजिटिव है ये। नहीं, जिन्होंने तो सवाल इसका पूछा सम देखेंगे। ऑफ कोर्स देखें आप, नेगेटिव वेट साइकिल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेट साइकिल। नेगेटिव ये नहीं हम कह रहे कि एक साइकिल के अंदर नेगेटिव एक वेट एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव वेट साइकिल का मतलब ये है कि देखें 5 - 3 = 2, 2 + 10 = 12। तो इसका जो वेट का साइकिल का जो वेट है वो 12 है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस साइकिल को अपने पाथ के अंदर ऐड करूंगा तो मैं 12 ऐड करूंगा इन अवर नॉर्मल पाथ। तो ये हमेशा मेरे पाथ को एक्सपेंसिव बना रहा है, तो मैं इसको कभी भी यूज नहीं करूंगा। हाँ, अगर किसी वजह से यहाँ पे -5 करके -8 और इसको भी माइनस कर देते हैं, चलिए अब ये -12 हो गया, नहीं -12 नहीं हुआ, ये -18 हो गया। अब ये -18 हो गया, तो ये अब आपके पास साइकिल मुझे करने का क्या फायदा हो रहा है कि ये -18 ऐड कर रहा है टू माई पाथ। तो इसका क्या मतलब है कि हर इटरेशन के बाद ये मेरे पाथ कॉस्ट को कम कर रहा है। जब ये कम कर रहा है तो इसका मतलब है इट इज समथिंग गुड। तो इस केस में मैं इसको, ये नेगेटिव वेट साइकिल है। ये जो पहला केस था वो नेगेटिव वेट साइकिल नहीं था, हालांकि उसके अंदर आपके पास एक नेगेटिव वेट था। ठीक है, ठीक है जी। सर अगर हमारा जो सिंपल पाथ है जी अगर वही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है जी तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हमारा सिंपल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इस केस में इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n³ है। ऑर्डर ऑफ n³ है। किस, आप ये बेलमन फोर्ड की बात कर रहे हैं? जी सर, बेलमन फोर्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं तो बिग O ऑफ n³ कैसे आया आपका? सर अगर सिंपल पाथ हमारा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है अच्छा, तो सर इस केस में नहीं आप हमारा मुझे ऐसे पहले बताएं, जब आप ये जो पहले बात करें कि सिंपल पाथ हमारे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, इसका मतलब क्या? इसका ये मतलब है कि आपके पाथ के अंदर लूप है। जी सर। लूप की वजह से आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल एक दे दी कि अगर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कोई भी पॉजिटिव लूप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि अब ये शॉर्टेस्ट जो भी आपका ये U to V एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक आपने लूप ऐड किया हुआ है। यही है ना मतलब इसका? जी अब सर। इसका, अब मैं कह रहा हूं अगर ये पॉजिटिव वेट साइकिल है, लेट इट बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं इसकी जगह पे क्या, ये अगर मैं डायरेक्ट U to V चला जाता हूं इसको निकाल के, आपके ख्याल में ये इससे बेहतर नहीं है? जी सर बेहतर है। तो इसका मतलब है कि आपका ये पाथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव वेट साइकिल जब भी आएगा मैं उसको हमेशा इग्नोर करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि उसको मुझे ऐड करने का हमेशा नुकसान है। ऐसे ही है सर। ठीक है, तो वो ये आपका कभी भी नहीं होगा। तो आप जेहन में रखिए कि आपका जो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जब रन होगा तो पॉजिटिव वेट साइकिल कहीं पे भी आ रहा होगा तो इट विल नेवर एड इट टू इट्स फाइनल सॉल्यूशन। ठीक हो गया सर। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद मैंने एक इंट्रो दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये मैंने उसमें ये कहा था कि आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो
n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी भी फॉर्म में एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी, इसमें जरूरी बात नहीं है कि आपका सिंपल लीनियर इक्वेशंस ही हो, ये किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं। x1 स्क्वायर प्लस 2 शुड बी लेस देन आई डोंट नो 5 प्लस x2, कुछ इस तरह हो सकता है। ये भी अब कंस्ट्रेंट है आपका। तो कंस्ट्रेंट कैन बी इन एनी फॉर्म टू टेल यू द ट्रूथ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास जब भी आपके पास एक इस तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो आपने इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से जाके। अच्छा, इस केस में अब आपने करना क्या होता है, जब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब आपके पास ये एक जेनेरिक फॉर्म में एक कंस्ट्रेंट है जो कि शो हो रहा है, ये भी एक और कंस्ट्रेंट है शो हो रहा है। तो इस केस में हम लोग इसके ऊपर तो नहीं काम करेंगे, हम एक सिंपल वर्जन ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स काम करेंगे, जिसके अंदर क्या कि आपके पास सिर्फ एक कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो किसी एक की +1 होगी, दूसरे की -1 होगी, रेस्ट ऑल शुड बी जीरोस, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास हमेशा जब भी आप एक कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, रेस्ट ऑल आर वर्चुअली जीरो, जो कि हम अपने कंस्ट्रेंट के अंदर ऐड नहीं करते, ये शो नहीं करते। एंड दिस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू। ये आपका जेनेरिक एक फॉर्म है किसकी, आपने जब भी सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स की बात करनी है, ठीक हो गया। तो इसमें डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस की वजह से ये माइनस साइन है। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम लोग इसमें इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स। जो आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स, अब इनको अब आपने सॉल्व करना है। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का आपके पास टास्क है, ठीक है। अब ये अब आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपके ये आपको मैंने शो किया था कि ये सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इनके जेनेरिक फॉर्म क्या है, क्या xj माइनस xi, यानी कि एक के साथ पॉजिटिव टर्म है, ये वाली आपकी -1 है, रेस्ट ऑल आर ऑलवेज जीरो, और दिस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू जो कि wij से रिप्रेजेंट हो रही है। ये अब आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके बाद ये बताया था कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ कंस्ट्रेंट ग्राफ। एक्सक्यूज मी। तो इस केस में कंस्ट्रेंट ग्राफ में इसको ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है कि अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं, ये आपस में किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। और लिंक्ड अप कैसे हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल को माइनस करूं तो मेरा आंसर जो होगा वो 3 से कम या इक्वल होगा। ये मेरा जो एक कंस्ट्रेंट है, ये जो कि मैं यूज कर रहा हूं। तो मैंने अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ कंस्ट्रेंट ग्राफ, जो कि एग्जैक्टली यही बात करता है कि वो क्या कह रहा है कि वर्टेक्स आपका vi और vj आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ एज, और एज आपका वेट ये बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो आपके पास जो लिंक है वो किस किस्म का है, वो हम लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस इज 3, यानी कि उसकी वेट वैल्यू 3, ठीक है। ये हम लोगों का हमारा जो है कंस्ट्रेंट इनटू कंस्ट्रेंट ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ख्याल है मुश्किल नहीं थी, वो सबको याद रहेगी। मैंने कहा था कि आपका जो स्टार्टिंग जो आपका एज होता है वो आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ जो होता है वो होता है। तो इस केस में आपके पास जो vi से स्टार्ट होगा, vi से स्टार्ट होगा, जो कि एंड होगा जाके vj के ऊपर, ठीक है। ये हमने कहा था एज पर दिस, और इसके ऊपर wij होगा, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट ग्राफ, सॉरी कंस्ट्रेंट्स इनटू अ कंस्ट्रेंट ग्राफ, ओके। अच्छा, जब आपके पास कंस्ट्रेंट ग्राफ आ जाता है, जब आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया किसी भी सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट को कंस्ट्रेंट ग्राफ के अंदर, तो इसके बाद आपके पास एक थ्योरम हमने डिस्कस किया था, इफ कंस्ट्रेंट ग्राफ कंटेन्स अ नेगेटिव वेट साइकिल देन द सिस्टम ऑफ डिफरेंस इज अनसैटिस्फाइएबल। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कंस्ट्रेंट्स को कंस्ट्रेंट ग्राफ में जब कन्वर्ट किया तो अब आपके पास एक ग्राफ है। तो अब ग्राफ के अंदर अगर आपका नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है उस कंस्ट्रेंट ग्राफ के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि आप सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा थ्योरम है। तो अब हमने उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये हम एक सिंपल हमने क्या किया कि एक आपने पाथ लिया जो कि v1 टू v1 जा रहा है, क्योंकि अब आपके पास ये नेगेटिव वेट साइकिल का लूप है, राइट। तो इस केस में ये आपके पास जो पाथ है वो v1 से वापस v1 पे आपको लेकर आ रहा है, और इसके अंदर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि इसको शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट्स, या ये डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये आपका x2 आ गया और ये x1 आ गया, और इन दोनों के दरमियान जो वेट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मैंने हर जो आपके पाथ का सेगमेंट है उसको कंस्ट्रेंट के फॉर्म में लिख दिया।
तो अब आपके पास ये सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिख दिए गए। अब इसके बाद जब ये कंस्ट्रेंट्स आपके इस फॉर्म में आ जाते हैं तो ऑल आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे वैल्यूज जो है प्लस एंड, यानी कि आपके पास ये वैल्यूज जो एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हुए आपको नजर आ रही है, राइट। सो जब आप इनको कैंसिल आउट कर देते हैं तो यू आर लेफ्ट विद अ जीरो वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस देन इज इक्वल टू, बिकॉज एवरी वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन लेस देन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड का सम बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सम ऑफ लेफ्ट, बल्कि इसको LHS कह देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो भी बनता है इट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू द सम ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक हो क्या। सो इस केस में एग्जैक्टली आपने इनको जब ऐड किया तो दिस ट्रांसफॉर्म दिस, बिकॉज ऑफ द कैंसलिंग आउट इट बिकम जीरो, एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज द नेगेटिव वैल्यू, सम नेगेटिव वैल्यू, वी डोंट केयर वो वैल्यू है क्या। तो नेगेटिव वैल्यू इस वजह से है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वेट साइकिल है। नेगेटिव वेट साइकिल होने की वजह से आपके पास सम ऑफ ऑल द वेट्स, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले याद है, अभी आपने एक ग्राफ बनाया था जिसमें लेस देन जीरो हमने बताया था, तो ये लेस देन जीरो वाला वो आर्गुमेंट इसमें वो यूज करते हुए हम कहेंगे कि इसके जो राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव वेट साइकिल है। तो नेगेटिव वेट साइकिल का मतलब क्या है कि आपका जीरो इज लेस देन सम नेगेटिव वैल्यू, या दूसरी पॉसिबिलिटी है जीरो इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू। दोनों पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबल हैं कि आपका जीरो नेगेटिव से स्मॉल नहीं हो सकता और जीरो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास इस किस्म की एक सिचुएशन आ जाती है तो इस केस में आपके पास बिकॉज ऑफ दिस contradiction you cannot have a solution of this particular problem। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको। जी सर। नहीं समझ आई, क्वेश्चन है किसी का। नहीं सर ठीक है यहाँ तक। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हमने बता दिया कि अगर आपके पास नेगेटिव वेट साइकिल कंस्ट्रेंट ग्राफ में एग्जिस्ट करता होगा तो उसका सोल्यूशन नहीं है, सही है। तो आप बड़े आराम से किसी भी तरीके से, अगर आपके पास कहीं पे ये पता चल जाता है आपको कि नेगेटिव वेट साइकिल आपका कंस्ट्रेंट ग्राफ में एग्जिस्ट करता है, तो आपको सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे सिर्फ कह देंगे कि इस सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा थ्योरम है वो कहता है कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो तो उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो आपके पास कोई वैल्यूज ऐसी आ सकती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या किया है कि जब हमने कंस्ट्रेंट ग्राफ जनरेट कर लिया है तो कंस्ट्रेंट ग्राफ को यूज करते हुए हम लोग इस सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारा जो एक थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर हम बल्कि हम लोग जो असल में करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि इस सारे जो, अब अगर मैं सिर्फ आपको कहूं कि आप अपने फोकस किस पे करें, फोकस इस पार्ट पे करें, सॉरी इस पार्ट पे, इस पार्ट पे फोकस करें। जब आप इस पार्ट पे फोकस कर रहे हो तो इन दैट केस आप देख सकते हैं कि ये वो कंस्ट्रेंट ग्राफ है जिसके भी हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इनटू अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम में, और उसके लिए जरूरी क्या है कि वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ सोर्स नोड ओवर हियर, और वो सोर्स नोड जो है वो आपने ऐड करनी है ताकि इसको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के फॉर्म में हम ग्राफ लें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम इस सोर्स को कैसे ऐड करें सो दैट कि आपका ओवरऑल जो ग्राफ है उसके ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट ना आए। तो उसके लिए जो हम लोगों ने एक मैकेनिज्म जनरेट किया वो ये किया है कि आप एस को जब बाकी सारे वर्टिसेस के साथ एक कनेक्ट करते हैं, एक नया सोर्स नोड ऐड करते हैं, तो इस केस में आपके पास जीरो एज वेट जब आप ऐड करते हैं तो उससे नुकसान ये नहीं होता कि आपका किसी एक V1 के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। सही है। तो यार सॉरी सॉरी एक सेकंड यार, ठहरना, इसको जाने दो बंदे को।
ओके जी। अच्छा, इस केस में मैंने अब जैसे कहा कि मैंने सोर्स नोड इस तरह ऐड करनी है कि उस केस में जीरो वेट्स के साथ जब मैं ऐड करता हूं तो इस केस में ओवरऑल जो मेरा जो ग्राफ होता है उसके ऊपर एडवर्स या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता। नेगेटिव इंपैक्ट इस तरह नहीं आता कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर जब भी इसको जीरो से कनेक्ट करोगे तो इस केस में आपके पास कभी भी नेगेटिव वेट साइकिल जनरेट नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न था हमारा, कि हमारे पास जो ही नेगेटिव वेट साइकिल होता है तो आपको पता होता है कि हमने कहा था कि हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। राइट, ये समझ आ रही है ना मेरी बात जो मैंने यहाँ की है? जी सर, ओके आ रही है समझ। ओके, तो नेक्स्ट, ओके गुड। अच्छा, नेगेटिव वेट साइकिल जब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका फायदा हमें ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो भी थोड़ी देर पहले हमारा थ्योरम ने ये कहा कि नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करेगा तो आपका सोल्यूशन नहीं है, तो हमें उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारा हर जो एज आपने ऐड किया वो यूनिडायरेक्शनल है, वो एस से स्टार्ट होकर V1 पे जा रहा है, और इस केस में कोई भी ऐसा आपके पास एज आप या पाथ आप ऐड नहीं कर रहे जो आपको किसी भी वर्टेक्स को वापस एस के ऊपर लेके जा रहा हो। जब वापस एस पे नहीं लेके जा रहा तो देर इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि आपके पास कोई किसी किस्म का भी वो साइकिल जनरेट होगा। ठीक हो गया? अब इस केस में अब हो ये रहा है कि आपने सारे के सारे एजेस, सारे के सारे वर्टिसेस को एस के साथ जीरो, एच के साथ वेट के साथ ऐड कर दिया। अब तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर हमने शो एंश्योर ये कर दिया कि नेगेटिव वेट साइकिल कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। और जो तीसरी चीज थी वो ये थी कि हम ये कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहां तक हमारी ये डिस्कशन होगी। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि इसमें देयर इज नो नेगेटिव वेट साइकिल व्हिच कैन बी एडेड टू इट। अच्छा, अब जो असली बात है वो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, अब क्वेश्चन ये कि इसको फाइंड कैसे करें। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हम ये कहते हैं कि अगर आप जो आपके पास ये जो ग्राफ है, अगर हर नोड के ऊपर इसकी डेल्टा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर डेल्टा एस V9 कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर डेल्टा एस V1 कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर डेल्टा एस V4 कैलकुलेट करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसके ऊपर जब भी जो भी वैल्यूज आएंगी इन सब के ऊपर, वो इस सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन होगा। ये हमारा आर्गुमेंट है जो कि हम लोग इस एक थ्योरम में दे रहे हैं। ठीक है, हमारा क्लेम क्या है? द असाइनमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट वैल्यूज सॉल्व द कंस्ट्रेंट्स, ये हम लोगों का वो है थ्योरम है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये कि ये तो हमारा क्लेम है, क्लेम कहीं पे प्रूव नहीं हुआ हुआ, इसको प्रूव करने की जरूरत है कि जो हम बात करें वाकई बात सही है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने किसी एक कंस्ट्रेंट को पिक किया, और वो कंस्ट्रेंट आपको यहाँ पे ग्राफ जो ये डायग्राम एग्जैक्टली वही नजर आ रहा है। क्या कि आपके पास एक एस है, एस जो है वो आपका वी आई के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये देखा जाए तो ये वही कंस्ट्रेंट ग्राफ है जो कि आपने इसको, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं तो वी आई और टू वी जे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका डायरेक्शन हो गया, और इसके ऊपर डब्ल्यू आई जे हो गया। ये मैंने सिर्फ इस एक जो कंस्ट्रेंट है उसको रीराइट किया इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट ग्राफ। अब मैंने एज पर डिस्कशन थोड़ी देर पहले जो मैंने की थी, मैंने कहा था कि हर एक को मैंने कनेक्ट करना है विद अ जीरो एज वेट। इसे याद है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। अच्छा, अब इस केस में मुझे ये तो पता है कि हर वर्टेक्स जो है एस के साथ कनेक्टेड है। देखें, याद रखिए, जब भी मैं किसी एक एज को ऐड करता हूँ वी आई के साथ, उसका मुझे फायदा क्या होता है? उसका फायदा मुझे ये होता है कि मेरे पास एक चीज की श्योरिटी आ जाती है कि एस और वी आई के दरमियान कोई ना कोई पाथ डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक एज तो आपने डेफिनेटली ऐड किया है जो कि हमेशा एस टू वी आई आपको लेके जा रहा है। ये बात सबको क्लियर होगी? तो इसका मतलब है ये कोई केस ऐसा आपके पास नहीं आ सकता कि एस टू वी आई आपका पाथ एग्जिस्ट ना करे और उसके ऊपर सिर्फ इन्फिनिट वैल्यू रहे। ठीक है, इट विल ऑलवेज हैव अ जीरो ऑन इट, जो कि बाद में इंप्रूव हो सकता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार यहाँ पे तो आपने जो ओरिजिनल ये जो ग्राफ आप शो कर रहे हैं, इसके अंदर तो आपने डायरेक्ट एज नहीं बताया हुआ, आपने तो बिल्कुल पाथ बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक और पाथ हो सकता है जो कि जीरो से बेहतर हो, माने इट इज लेस देन जीरो। तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग दिस वन जो कि मैंने एक एज ऐड किया, मैं इस पाथ को कहूंगा दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू वर्टिसेस। ये बात मेरी सबको समझ आ गई जी? यस सर। ओके गुड।
इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये मैंने अब इस ग्राफ को दोबारा से रीड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो जो चीजें उसमें हिडन थी अब वो मैंने और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। अब इस केस में ये बाकी सारा जो काम है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता था कि आपके पास जो एक दो वर्टिसेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली से मुराद है कि किसी एक वर्टेक्स के थ्रू जाओ या उसके बगैर जाओ, तो इन दैट केस आपके पास उसके अंदर एक इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपने लिखी हुई थी, वो जी है। ठीक है, क्या कि अगर आपने वी आई टू वी जे जाना है, ठीक है, इस वी आई से वी जे जाना है, सो इन दैट केस एक तो ये कि आप ये डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो या आप डी टूअर को ले सकते हो। ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि आपने एक डी टूअर लिया और एक आपने, सॉरी एस कह रहा हूं मैं, गलत कह गया, सॉरी एस टू, अगर आपने वी जे जाना है तो आपके पास दो पाथ हैं एस टू वी जे के, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि आप एस टू वी जे पाथ को यूज करो, या आपके पास एस टू पहले आप जाओ वी आई पे और वी आई आपका डायरेक्टली लिंक्ड है वी जे से, या ये अब ये आपके पास दो पाथ्स हैं। ठीक है, और हमने ये कहा था कि ये डी टूअर वाला पाथ जो होगा ये पहले वाले पाथ से या तो बुरा होगा या उतना ही अच्छा होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जैक्टली यही बात करता है और वो चीज हमने यहाँ पे रीराइट की हुई है। ठीक हो गया। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जब आपको ये कहती है कि ये अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अल्टीमेटली अपने कंस्ट्रेंट ग्राफ के सॉल्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक हो गया सर? यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो आपने ये जो एज ली है एक वी आई और वी जे की, ये आपने कोई भी एज उठाई है ना वो उस ग्राफ से? जी जी सर, तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये भी एज हमारे पास अगर नेगेटिव होती है और अगर हम डेल्टा एस वी आई प्लस वी, ये जो ये न्यू वाली जो एज है डायरेक्ट एज है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये लेस भी तो हो सकता है, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट जो थर्ड जो है उससे। आप ये कह रही हैं कि मेरे पास एक एस है, यहाँ पे वी आई है, वी जे है, और ये मैंने ये बनाया हुआ था और इसके बाद डायरेक्ट एज है और इसके बाद एक ये, राइट, ये है। अब आप क्या कह रही है कि मैं क्या करूं? सर, ये जो हमारे पास एज है ना वी आई और वी जे वाली जी, ये जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में लिखा है कि हमारे पास ये जो एक तो हमारे पास डायरेक्ट पाथ है एस से वी जे तक, ठीक है, हमारे पास एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, या जो हमारे पास ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है जो हमने डिटूर लिया है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला हमने जो पाथ लिया है ये हमारे पास या तो इस जितना ही अच्छा होगा या इससे बुरा होगा, मीन्स कि इससे अगर बुरा हुआ तो इससे ज्यादा होगा, मतलब इससे शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। जी सर, सही तो अगर सर वो इस केस में होगा वो तो हमारे पास इस एज पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर हमारे पास इस एज जो ये जो हमारे पास एज है वी आई टू वी जे, अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं फॉर एग्जांपल और ये जो एस वी आई वाली भी हमारे पास नेगेटिव पाथ हमने पिक किया हुआ है, तो ये दोनों नेगेटिव, तो थर्ड वाली से लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा? तो ये आपको किसने कहा कि ये इसके ऊपर 5 वैल्यू है, इसके ऊपर भी तो -50 हो सकता है। यस सर, ये तो कह रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वैल्यूज क्या हम ले रहे हैं, क्योंकि ये लेस भी तो आ सकता है ना इनइक्वालिटी में। नहीं आ तो सकता है, पर हम तो यही बात कर रहे हैं कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अब ये याद रखें कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं कि मेरे पास एस टू वी जे जो मैं शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा हूं विदाउट इंक्लूडिंग दिस वी आई, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि मेरे एस टू वी जे जाने के लिए जो मेरे पास जो मिनिमम जो कॉस्ट आ सकती है वो एस टू एस वी जे आ सकती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अब मेरा एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि मैंने एस टू वी जे अगर जाना है तो मिनिमम कॉस्ट जो मुझे चाहिए होगी वो डेल्टा एस वी जे चाहिए। सही है? यस सर। और मेरा एल्गोरिथम सही काम कर रहा है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मैं वैल्यूज का भी माइनस कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक और मैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं इसी ग्राफ के अंदर। मैं कहता हूं कि एस टू वी जे पाथ जो आपका है इसके अंदर मैं वी वाया वी आई जाना चाह रहा हूं, कोई एक और वर्टेक्स ऐड कर रहा हूं। सही है? यस सर। ओके, अब मैं जब वी आई जाना चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं कि क्या अब मेरा जो वही एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा था, क्या वो इस पाथ के लिए जो भी, या इस पाथ की जो भी शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू आ रही है, क्या वो इससे ज्यादा सॉरी इससे कम हो सकती है?
तो आंसर इज नो। क्योंकि देखें अगर ये इससे कम होती, ये वही ट्रायंगल, अगर ये पाथ जो है ये इससे बेहतर होता तो शॉर्टेस्ट पाथ जब पहली दफा कैलकुलेट हो रहा होता तो वो इसके ऊपर जो वैल्यू लेके आता वो इसी की कॉस्ट की लेके आता। यस सर। ये नहीं हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि ये जब आपने ओरिजिनल कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही थी। नो, क्योंकि हमने कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं अप्लाई की हुई थी कि उसने वीआई को यूज नहीं करना। यस सर। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जब ये आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जैक्टली यही कहता है कि आपके पास डायरेक्ट आपने सॉरी एक शॉर्टेस्ट पाथ जब कैलकुलेट बिटवीन टू वर्टिसेस की है और एक डिटूर लेके आप उन्हीं वर्टिसेस के ऊपर जाते हो तो शॉर्टेस्ट पाथ जो पहला है वो उससे आपको बेहतर चीज नहीं मिल सकती, उतनी ही अच्छी फिर से मिल सकती है। ठीक है, ये अब आपके पास बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ट्रायंगल इनइक्वालिटी आर्गुमेंट, अब आपके पास जब आप शॉर्टेस्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इनके ऊपर जब आप शॉर्टेस्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि आपके पास ये कंस्ट्रेंट जो है वो वही कंस्ट्रेंट है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। और जो ही ये सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है इसका मतलब है कि आपने सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन यहां तक अगर आपको इस आर्गुमेंट समझ आ गई कि अब आपका जो कंस्ट्रेंट ग्राफ है वो सिस्टम सॉरी कंस्ट्रेंट ग्राफ जो है वो अब शॉर्टेस्ट पाथ जो प्रॉब्लम है उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि हर चीज इजी हो जाती है। वो क्यों इजी हो जाती है कि अब आपने क्या करना है कि आपको क्या हर नोड के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। कैसे कि एस जो आपने यूज एस जो ऐड किया है वर्चुअल नोड उस और बाकी सारे वर्टिसेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट पाथ जब कैलकुलेट करना है तो कहीं पे गारंटी नहीं है कि आपके पास जो एज वेट्स है वो नेगेटिव है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा जेनेरिक एल्गोरिथम होना चाहिए जो नेगेटिव एज वेट्स को भी हैंडल करता हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि नेगेटिव एज वेट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका यह मतलब है कि मेरे पास नेगेटिव वेट साइकिल भी आ सकता है। तो इसका मतलब है मेरे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम भी होना चाहिए जो नेगेटिव वेट साइकिल आ रहे हो तो रिपोर्ट कर दे कि मेरे ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल आते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास नेगेटिव वेट साइकिल की रिपोर्ट हो जाएगी तो मैं स्ट्रेट अवे कह दूंगा सिस्टम और डिफरेंस कंस्ट्रेंट सॉल्व नहीं हो सकता, वो मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव कर दिया। ठीक हो गया? सो अब इस सारी चीज को सामने रखते हुए हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो ये सारे काम करता है, तो आंसर इज यस। जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है वो एग्जैक्टली यही करता है कि वो नेगेटिव एज वेट्स को भी हैंडल करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर जब भी आपके पास नेगेटिव वेट साइकिल आएगा तो वो रिपोर्ट करता है कि आपके ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है। तो अगर आपके पास ये दोनों एक पहला केस आ जाता है तो आपका सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट सॉल्व हो जाता है, और दूसरा केस जब आता है तो उस केस में आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंस कंस्ट्रेंट सॉल्व नहीं हो सकता और आपने सिर्फ रिपोर्ट कर देना, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, सब कुछ समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ओके, तो ये जी जी दिस इज रिलेटेड टू द वीडियो दैट यू सेंट अस। यहाँ पे जो आपने मेंशन किया हुआ था कि xi लेस देन इक्वल टू 0, ये पोर्शन इतना क्लियर नहीं हो रहा था कि हाउ डू वी गेट दिस एग्जैक्टली। अच्छा, और इसी के साथ मुझे ये भी क्लियर नहीं हो रहा था कि इसके प्रीवियस स्लाइड में जो आपने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो आखिर में जो वैल्यूज हमारे पास रह जाती हैं वो xi xj वाली, दैट विल बी द सॉल्यूशन। अब ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि सॉल्यूशन है तो कैसे है। आई मीन कैन यू रन एन एग्जांपल के ये एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर अप्लाई किया है तो दिस इज द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया जाए और वो आपको सॉल्यूशन भी हो, या कह रहे हैं? नहीं सर, यानी कि वो अभी आप कह रहे हैं दैट दोज वैल्यूज दैट वी गेट, यानी कि x1 x2 x3 x4 जो आप पहले कह रहे थे दैट दीस वैल्यूज विल बी द सॉल्यूशन। अब वो इतना ये आपका जो सेंटेंस है ये क्लियर नहीं हो रहा। कुड यू रन दिस थ्रू एन एग्जांपल एंड एक्चुअल एग्जांपल? आप इसको इस सिंपल से ही जो आपने कंस्ट्रेंट ग्राफ इसको सॉल्व कर लेना। आप अगर s है, सॉरी, अगर आपके पास s है, ये s आपका 0 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें v2 है आपका, सबसे पहले v2 आपका v1 से कनेक्टेड है, ओके, और ये आपका 2 जो है v3 से कनेक्टेड है, ये आपका -2 इधर कनेक्टेड है, और ये सारे के अब मैं चले उसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि वो जो डिफरेंस वो है वो लेट से ये आपके 0 एज वेट्स जो है वो सारे ऐड हो गए। सही है?
अब मैं इसके ऊपर बेलमैन फोर्ड अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने में क्या मैं कहता था, v-1 टाइम मैंने एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है, टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियली ऑल दीज आर जीरो, इसके ऊपर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, याद है ये हम लोगों ने इसी तरह किया था। तो फर्स्ट इटरेशन, अब इसमें से आप ऑर्डर जो मर्जी कर लें, इसमें ऑर्डर आप इसको इस तरह, इसको कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। इसमें कलर आप इसको येलो देते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। इन सारे एजेस को आपने रिलैक्स करना है 1 बाय 1। सो इस केस में जब आपकी फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी, आपने सबसे पहले इस फर्स्ट एज को रिलैक्स करने की कोशिश की, तो आपके पास इसके ऊपर इन्फिनिटी से इंप्रूव होके वैल्यू क्या आ गई जी, इसके ऊपर 0, सॉरी इस केस में वैल्यू आ गई 0, ठीक हो गया। v2 जब आपके पास आएगा, ये इन्फिनिटी से इंप्रूव होके आ गया 0, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड की तरह थर्ड, ये अब आपके पास जो है इसको आपने इंप्रूव किया तो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब थर्ड के बाद फोर्थ कौन सा, फोर्थ आपके पास ये एज है, तो ये आपके पास 0, v2 पे 0 है, 0 प्लस 3 इज 0 प्लस 3 इज 3, सो इट इज नॉट बेटर देन 0, सो वी विल इग्नोर इट, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद और कौन सा है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ के ऊपर 0 है, 0 प्लस -2 इज -2, so it is better than the 0 value, तो we have a -2 over here। इसके बाद आपके पास सिक्स, आपके पास 0 प्लस 6 is better, is sorry 0 plus 2 is not better than 0, so we will leave it as it is। आपके पास ये -2 चेंज हुआ था, आप दोबारा से आप इसको इटरेट करेंगे, सेकंड इटरेशन आपकी स्टार्ट होगी। अब इस केस में आप दोबारा से चेक करेंगे, अब आपके पास ये वाले जो एजेस जिन्होंने 0 हुए थे, अब ये दोबारा से कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 0 से बेहतर ये नहीं हो सकते, ठीक है। 0 ये पहले इनके ऊपर है। वैसे अगर आप देखना चाहें तो फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास जो आप देखेंगे एस कभी भी अब आप चेंज नहीं होगा एक दफा, क्योंकि कोई लूप आपको वापस ले जाकर एस की वैल्यू चेंज नहीं करता। जब इसे चेंज नहीं करता तो इसकी वजह से कोई और वर्टेक्स के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस केस में आप इन तीनों एजेस को अगर अब रिमूव भी करना चाहो तो यू कैन सेफली डू दैट, और बाकियों के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसको मैं रखता हूँ। सबसे पहले आप एज नंबर 1 पे चले गए। इस केस में अगर आपने देखा कि आपका चेंज होता है, ये नहीं होता, 0 प्लस 0, इस केस में 0 है, इट इज नॉट चेंज। इसके बाद जो आपके पास सेकंड है, 0 प्लस 0 will -2 है, it will not change, of course -2 is better then 3 है, 0 plus 0 is 0, not change as it is। इसके बाद आपने जो फोर्थ कौन सा था, फोर्थ ही है, -2 plus 3 is 1 which is not better than 0, so in that case we do not have to change it, we will stick with the same value। अब आ जाते हैं ये कौन सा फोर्थ किया था, फिफ्थ के ऊपर आते हैं। तो इस केस में 0 प्लस -2 वी विल नॉट चेंज इट। इसके अलावा अब आपके पास सिक्स कौन सा, ये वाला 6 में 0 प्लस 2 is 2, इस केस में अब मेरा ख्याल और आपकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। तो मुझे जो क्लियरली जो चीज नजर आ रही है, शॉर्टेस्ट पाथ सारे कैलकुलेट हो गए जो आपको। अब आपके पास क्या कह रहे हैं कि S2 V2 जाने, अब मैं मतलब देखा जाए तो आपके पास जो सोल्यूशन जो इसके हिसाब से नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि x2 is equals to -2, x1 is equals to 0 and x3 is also 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखें इसको, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, x1 minus x2, x1 minus x2 is less than 3, yes it is satisfied। x2 minus x3, x2 minus x3, -2 is less than is equals to -2, we are good। आखिरी है x1 minus x3, x1 minus x3 is less than is equals to 2, ये भी सही है जी। अच्छा ठीक है सर, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यूज आएंगी आफ्टर रनिंग द बेलफोर्ड एल्गोरिथम, तो वो कंस्ट्रेंट्स को लाइक मीट कर रहा होगा, ये आपको क्या वही तो हम कह रहे हैं कि वो सोल्यूशन है उसका ना। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रन की है, ये बेलमैन फोर्ड ही मैंने रन किया ना आपके सामने। बेलमैन फोर्ड ने क्या किया कि शॉर्टेस्ट वैल्यूज है, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किए हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम कह रहे हैं कि वो सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, यही हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बस वो आपकी वर्डिंग में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी, लेकिन नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके अच्छा, वापस मैं सोर्स ऐड करेंगे।
दोबारा बोले सर। जब सिंगल सोर्स ऐड होगा तो वो फिर v-1 वाली आइट्रेशन में वो वाला सोर्स नोड भी कंसीडर करेंगे या ऑलरेडी जो वर्टिसेस हैं वही होंगे? देखिए बात सुने, अब आपने जो ग्राफ जो आपका बनेगा, जो फाइनल ग्राफ जिसके ऊपर वर्क करना है, वो आपका ये पूरा ग्राफ होगा जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है। तो इस केस में 1 2 3 4 अब आपके पास वो हैं वर्टिसेस हैं, और आपने इसको 3 दफा इटरेट करना है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, और जो चौथी दफा आप करेंगे तो वो नेगेटिव वेट साइकिल को फाइंड करने के लिए करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा, जो आखिरी जो इसके अंदर जो मैंने चीजें थी वो अब इसमें वो जो सवाल तो कुछ और पूछ रहे थे, में से सवाल जो पूछा गया था वो जो या मैंने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि एक्स आई लेस देन इज इक्वल टू 0 कैसे है। ये क्वेश्चन कुछ और था। वो अभी जो सवाल पूछ रहे थे, उस्मान ने पूछा था, बहरहाल वो जो सवाल पूछ रहे थे वो स्टार्ट इधर से लिया था, एक्स आई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 0, वो चला गया था किसी और चीज की तरफ जो मेरे ऊपर चला गया। ये जो डिस्कशन थे ये डिफरेंट डिस्कशन है। ये डिस्कशन ये है कि हर दफा आपके एक्स आई की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से लेस होगी, और उसके लिए डिस्कशन की जो रीजन था वो मेरा ख्याल है ऊपर शायद क्लियर अब हो जाना चाहिए कि बेलमैन फोर्ड जब भी आप रन होता है, देखिए आपका हर नोड जो है आपकी 0 एज वेट के साथ कनेक्टेड है। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना। V1 V2 जितने भी आपके पास है, जब आपकी फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी तो ये एजेस जब भी आप रिलैक्स करेंगे, ये लेट इट बी इन एनी ऑर्डर, हमेशा फर्स्ट इटरेशन के बाद इन एज नोड्स पे जो वैल्यू होगी कम से कम 0 जरूर होगी, क्योंकि 0 एज वेट्स तो फॉर श्योर आपको नजर आ रहे हैं। ये बात सबको समझ आ रही है जी? यस सर। इसके बाद जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और मैंने अभी ऊपर भी डिस्कशन में ये बात की कि जब आपके पास एक दफे ये सारे जीरोस हो जाते हैं तो आपके पास कोई ऐसा एज वेट नहीं है जो कि वापस एस पे जा रहा हो और एस को मजीद चेंज कर रहा हो। अगर चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपके पास एस टू ऑल अदर पाथ्स जो होंगे, जो अभी तक आपने कैलकुलेट किए हैं, वो इस डायरेक्ट एज पाथ पे जो भी वैल्यू है इससे बेहतर अभी नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस आपके पास कोई विदिन दी नोड्स आपके पास कोई और शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता हो जो कि आपको V वाया, मतलब फिर आप S V1 पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, पहले S से V2 पे जाएगा, V2 से वाया V1 पे जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस केस में फिर वो इसको छोड़ के कोई और जो इंप्रूव पाथ है उसको यूज करेगा, जो अभी मैंने -2 की एग्जांपल ऊपर दिखाई है उसके अंदर जो वो कर रहा है। समझ आ गई ना सबको? नहीं सर, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सर क्लियर है कि एक चीज क्लियर कर लीजिए मेरे लिए। सर जो हमारे पास जो है आपने कहा है कि हमारे पास 0 से लेस रहेगा या 0 होगा, राइट जी। तो सर हमारे पास कैसे केस में कि जो है कि हमारे पास ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब कोई चीज एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन 0 ना रहे, लाइक अबव 0 है, तो हमारी सिस्टम अबव 0 नहीं हो सकती ना, अबव 0 तो कभी भी नहीं हो सकती ना। उसका रीजन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास एक नंबर ऑफ नोड्स हैं, सिर्फ 3 रखते हैं आसानी के लिए। अब आपके पास एस के थ्रू इनको आप कनेक्ट कर रहे हो, और मैंने जो अपना कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मैंने इंश्योर किया है कि आप जो सोर्स नोड ऐड करते हो वो हर एक के साथ कनेक्टेड हो और वो हर एक के साथ 0 एज के साथ कनेक्टेड हो। ये आपने श्योर कर दिया, इंश्योर कर दिया। जब आपने ये कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि V1 V2 V3 पे एस से जाने के लिए जो इस मिनिमल पाथ, मिनिमल कॉस्ट पाथ जो एग्जिस्ट करता है, जो आपको नोन है, वो 0 तो है ही है। समझ आ गई? यस सर। एज पर दी कंस्ट्रक्शन जो अभी हम लोगों ने किया। अब मसला ये है कि अब हम कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो अगर इसके पास ऊपर पहले से 0 है तो मैं 0 से ऊपर तो कभी भी नहीं जा सकता ना। 0 से तो बेहतर मैं पाथ कभी भी पिक नहीं करूंगा, यानी कि हायर पाथ कभी भी पिक नहीं करूंगा। 0 से कम हमेशा कॉस्ट वाला पाथ को कहूंगा कि शॉर्टर पाथ है। तो उस केस में वो किस तरह आ सकता है? यहां से S to V1 जाने के लिए मेरे पास जो एज वेट है जो मुझे ले जा सकता है वो सिर्फ 0 कॉस्ट के साथ ले जा सकता है। और अगर मैंने इसको इससे बेहतर को फाइंड करना है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि मैं SV1 पे जाने के लिए कोई और पाथ फाइंड करूं जो वाया किसी और एज किसी और वर्टेक्स जा रहा हो, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट जो होगी
वो लेस देन 0 होगी, तब मैं इस पाथ के ऊपर जाऊंगा, वरना मैं इस डायरेक्ट एच को ही यूज करूंगा। सही है ना, ये क्लियर होगी बात? जी सर क्लियर है। Okay, so because of this very reason, we always have a x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 होगी, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, कभी भी 0 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, इससे आपको मैं एक सवाल जैसे मैं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विल बेलमैन सॉरी मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि गिव मी अ वे in which we can still solve system of linear equation, different system of difference constraints without adding a source node to our problem। तो आप मुझे आंसर कर सकते हो? सवाल सबको समझ आ गया? क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैं ये सोर्स नोड ऐड करता हूं टू मेक इट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और उसके बाद मैं जो भी आगे काम कर रहा होता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रॉब्लम यही है जो मैंने भी सॉल्व करनी है, बट मैं कह रहा हूं कि मैं सोर्स नोड ऐड किए बगैर इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं। तो आप मुझे बता सकते हो कि सोर्स नोड को ऐड किए बगैर मैं यही काम कैसे कर सकता हूं, बेलमैन फोर्ड को कैसे यूज कर सकता हूं, और वो मुझे सोल्यूशन भी सही दे। बता सर अगर हम जो है कोई ऐसा नोड ले लें जिसका एक किसी भी सिस्टम में से नोड को हम सोर्स ना लें। नहीं सर सारी की सारी नोड्स को अगर 0 से इनिशियलाइज कर दें और बता दें कि ये स्टार्टिंग नोड है, कोई एक नोड ले लें, एस ना लें। आपने जो पहली बात की है वो बिल्कुल सही है। उसमें ये कहा है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल, अब मैं इसी की बात करता हूँ ना, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो ये वाला ग्राफ था, इसमें से मैं इसको निकाल देता हूं। अब मेरे पास ये, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। इसको -2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 1 कह दिया, सही है। अब इस केस में इनिशियली अगर मैं नॉर्मल बेलमैन फोर्ड को जब रन करना होता है तो मेरे पास क्या वैल्यूज होती हैं? इनिशियली इन्फिनिटी होती हैं, यही होती है, सबको याद होगा इनिशियलाइज जो होता है। जी सर ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं इनिशियलाइजेशन को चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं मैं इनिशियलाइज जो करता हूं वो क्या करता हूं कि इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी 0 के साथ इनिशियलाइज सबको कर देता हूं, सॉरी 0 के साथ और इस केस में इसको रिमूव कर देता हूं। समझ आ गई? जी सर। अब इससे मुझे क्या, अब देखा जाए तो ये मैंने भी थोड़ी देर पहले जो ऊपर एक एग्जांपल दी थी उसमें मैंने कहा था कि जब S की वजह से, S से जो कनेक्शन है उसकी वजह से जब आपके पास वर्टिसेस रिलैक्स हो जाते हैं तो दोबारा से S की वजह से रिलैक्स नहीं होते, यही मैंने कहा था। जी सर। तो अगर उस चीज को अपने सामने रखें तो इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने ऑटोमेटिकली वो जो पहली इटरेशन में उसने काम करना है उसको मैंने इनिशियलाइजेशन में ऐड कर दिया। बात समझ आ गई? अब इसके बाद जितनी भी रिलैक्सेशंस अब आ रही होंगी वो अब देखा जाए तो ये वर्चुअली हम वही काम कर रहे हैं। वर्चुअली का मतलब ये कि ये देखा जाए तो ये मैं इसलिए डॉटेड बना रहा हूं कि ये वैसे तो रिमूव्ड है बट वर्चुअली ये काम वही हो रहा है कि आपके पास यहां से ये पाथ्स हैं जो कि रिलैक्स हो रहे हैं। इत्तेफाक से इनके ऊपर 0 था जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ चुका है, पर अब इनका रोल सबका खत्म हो चुका है, ये कुछ नहीं अब करेंगे। अब जो भी इंप्रूवमेंट आएगी वो बिकॉज ऑफ V1 V2 V3 आएगी और वो बेलमैन फोर्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा बाय रिलैक्सिंग दीज 3 एजेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, सबको समझ आ गई मेरी बात? जी सर। यस सर। ओके, अच्छा ये मैंने डिस्कशन की थी। सॉरी, कोई क्वेश्चन और? नो सर। ओके, अब आपको जो मैंने एक्सरसाइज का कहा था वो ये 2 क्वेश्चंस कहे थे कि आपने देखने, किसने देखे हैं जी? नहीं देखे किसी ने, इसका ये मतलब है। अच्छा, ये आपने अब ये काम करना है कि इन दोनों क्वेश्चंस को आपने एज एन असाइनमेंट के तौर पे ट्रीट करते हुए इनका सॉल्यूशन करके आपने वो करना है, सबमिट करना है। सर ये कौन सी एक्सरसाइज है जो आप कह रहे हैं? ये 2, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं भी, ये और ये कह रहा है कि बेलमैन फोर्ड जो है मैक्सिमाइज करता है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कीपिंग दिस। अब आपने इसको प्रूव करना है कि वाकई ये बात सही है।
सही है। एक ये, दूसरा ये आपने जो एक्सरसाइज है वो क्या है, बेलमैन फोर्ड क्या करता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स की आखिर में वैल्यूज आती हैं उसमें आपने मैक्स और मिन, जो मैक्स और मिन ऑफ एक्स आई आप जब कैलकुलेट करते हो, मतलब मैक्स ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू पिक कर रहे होते हो, वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करता है। ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। और बेलमैन फोर्ड, यानी कि बेलमैन फोर्ड जब एग्जिट करेगा तो ये दो आपको साइड इफेक्ट नजर आएंगे। सर ये क्वालिटी ड्रॉप हो रही है। क्लियर कर दें। दोबारा बोले, ये किसी का माइक ऑन है इस वजह से, जरा अपने माइक ऑफ कर ले, सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछना तो सिर्फ तब ऑन करें। जी, अब पूछिए दोबारा से। सर ये मिनिमाइज वाला जो है ना स्टेप, ये वाला एक दफा डिफाइन कर दें, ये इसकी समझ नहीं आई थी। कौन सा वाला, ये वाला? सेकंड वाला जो है। अच्छा, मैं ये वैसे आपको मैंने एक्सरसाइज के तौर पे कहा है, मैं आपने सिर्फ ये कहना है, बताना है कि आपके पास जो एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है और वेरिएबल की जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स है ना, जिसमें लेट से एक की वैल्यू 2 है, एक की 5 है, एक की 7 है, एक व्हाटएवर। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू 2 है, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ये वेरिएबल। क्योंकि इसका मतलब समझ आ गया कि इसका मतलब ये कि आपका जो सोल्यूशन फाइंड करेगा वो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेगा जो कि एक दूसरे के बहुत करीब होंगी, ताकि मैक्स और मिन के दरमियान जब आप उनको डिफरेंस लोगे तो वो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। हाँ सर, मिनिमाइज वाले में भी एस वाला केस जो है वो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन वो कंसिडर करके फिर ये चीजें हमने बतानी है। देखिए वो स्टार्ट वाला जो है वो उसी तरह ही है। मैंने आपको कहा था कि वो ये आपसे एक तरह से क्या कहेंगे, उसकी एक वेरिएशन है जिसमें मैं कह रहा हूं कि एस को अवॉइड, ये असल में देखा जाए तो एस को अवॉइड तो नहीं किया मैंने, इसलिए डॉटेड लाइंस बनाई है कि देखा गया जाए। आपने मतलब फ्रॉम द फेस ऑफ इट आपने एस को रिमूव कर दिया, बट वर्चुअली जो एस का इंपैक्ट है वो आपने ऐड पहले से ही कर दिया हुआ है। तो देखा जाए तो जो एस ये एडिड हो रहा है, हर केस में ये ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? जी सर। ओके, तो ये दो आपने एक्सरसाइजेज जो है इनको आपने प्रूव करना और इसको सबमिट कराना है ताकि वो एवेल्युएट हो सके। सर आई हैड एक रिक्वेस्ट, जो आप ये वीडियोस ये डालते हैं जो लाइव सेशन की, ये ना वो एक्चुअली हमारे साथ शेयर तो हो जाती हैं बट वी कैन नॉट डाउनलोड देम, वी हैव टू व्यू देम ऑनलाइन बिकॉज वो उसकी जो परमिशंस हैं आपने वो डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ नहीं है। तो प्लीज इफ यू कुड आप इन वीडियोस को ना डाउनलोडेबल करते हैं सो दैट वी कैन व्यू देम बाद में एट आवर ओन टाइम एज वेल, लाइक ऑफलाइन। ओके, मैंने लास्ट टाइम जो आपको वीडियो मिली है ना वो मैंने नहीं अपलोड की, वो आप में से किसी ने किया रिकॉर्ड करके, तो उसके लिए इसलिए वो मेरे पास परमिशन नहीं थे, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की थी, सच्ची बात है। आज का जो सेशन है वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो मैं उसको जो अपलोड भी कर देता हूँ और उसको मैं डाउनलोडेबल भी बना देता हूँ। सर इधर क्लासरूम के अंदर ही कर दीजिए तो। जी क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। जी उधर ही करूंगा। ठीक है, अच्छा ये आज की डिस्कशन सबको समझ आ गया जी? यस सर। जी सर, आ गई है। ओके, अब हमारे शॉर्टेस्ट पाथ का सिर्फ एक जो फाइनल जो वर्जन रह गया वो हमने जो करना है वो ये है कि अभी तक मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं एक सिंगल सोर्स लेता हूँ और उससे सारे वर्टिसेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता हूँ। ये अभी तक हमने किया और उसका मोस्ट जेनेरिक फॉर्म में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, उसको यूज करते हुए हमने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। जो नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना है वो ये करना है कि आपने कोई से दो वर्टिसेस इन ग्राफ को पिक करना है और उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। तो अब आपको समझ आ गई, आपके पास एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज है, इवन आपके पास साइकिल भी एग्जिस्ट कर सकता है। और आपने क्या करना है कि आपने ग्राफ में से आपने कोई सी दो वर्टिसेस वी आई और वीजे को पिक करना है और उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, और हर वी आई और हर वीजे यानी कि हर वी आई और वीजे के दरमियान आपने शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना है। इसको हम कहते हैं ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि सिंगल सोर्स में तो आपका एक पेयर के अंदर जो सोर्स है वो डिफाइंड था, अब इसमें सोर्स डिफाइंड नहीं है। अब आपके पास सारी की सारी नोड सोर्स भी बन सकती हैं और सारी की सारी नोड जो डेस्टिनेशन भी बन सकती है। ये बात सबको समझ आ गया जी? जी सर, आ गई है। ओके,
योर थर्ड जो शॉर्टेस्ट पाथ थर्ड लेक्चर है वो उसके अंदर हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किसी और की कोई और क्यूरी या क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर एंड में जो लैम्डा ऐड हो रहा था डी के साथ, वो वाली चीज एक तो एक्सप्लेन कर दें, डी प्लस लैम्डा वाली। डी वाला, अच्छा वो जो आखिरी था, अच्छा वो एप्लीकेशन है, वो इसी की मैंने जो अभी आप ये जब आप ये प्रूव कर लेंगे ना, ये पहले ये दो इसकी एप्लीकेशन में सिर्फ सिंपल सी ये बात बताई गई थी कि आपके पास जब दो वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस को मिनिमाइज करता है तो इसका क्या मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये दो कंपोनेंट्स हैं ये और ये, इन दो कंपोनेंट्स को मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के बहुत करीब प्लेस हो ऑन अ पीसीबी। थिंक ऑफ इट, वो जो सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड के ऊपर आपके पास समझे कि ये कैपेसिटर है और ये कुछ और, मुझे नहीं पता कैपेसिटर आप में से कितनों को पता है, कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, ये आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखना है। पर मसला ये है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के एक तो ऊपर नहीं रख सकते ऑफ कोर्स, और दूसरा ये कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होने की वजह आप कहते हैं कि मिनिमम कोई एक डिस्टेंस मेंटेन करना है वरना ये काम सही नहीं करते। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि अब आपके पास कंस्ट्रेंट क्या बन गया कि डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू। समझ आ गई? अब वो सर्टेन वैल्यू जब आप सेट कर देते हो देन इन दिस केस वो आपका थ्रेशोल्ड बन जाता है, ये कंस्ट्रेंट बन जाता है। और एट द सेम टाइम जब आप बेलमैन फोर्ड को इसके ऊपर रन करोगे तो उसका क्या कोशिश होगी कि वो पार्ट जो एक सबसे दूर है और जो आपस में मैंने आप ये समझो कि बेलमैन फोर्ड ने अगर रन होना है और ये कंपोनेंट्स एक यहाँ पे पड़े, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और थिंक ऑफ इट एज x1 x2 अप टू xn, तो इस केस में आपके पास जो फर्दर्स्ट पॉइंट में जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान x1n माइनस x1 को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो ये जो हम लोगों ने बात की थी इसकी वजह से मिनिमाइज करता है, ये मैंने बात की थी। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस को मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट को x वैल्यू कह रहा हूं तो इस केस में ये मिनिमम वैल्यू बनेगी और ये जो भी वैल्यू बनेगी ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। बात समझ आ रही है सबको? सर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अगर ये x एंड y है ना आपके पास, ये x एंड y कोऑर्डिनेट है, तो मैं x एंड y कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि मैं अपने कंपोनेंट्स को इस तरह प्लेस कर रहा हूं, राइट? तो इसके अंदर मैं कहता हूं कि पहले कंपोनेंट का क्या x कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरे कंपोनेंट का, तीसरे कंपोनेंट का, चौथे कंपोनेंट का और आखिरी कंपोनेंट का। ठीक हो गया? अब इस केस में अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो सबसे स्मॉलर वैल्यू ये होगी और सबसे हायर वैल्यू ये होगी, जो भी है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो वैल्यू क्या है। समझ आ गई सबको? आगे की नहीं आई? आगे है सर। ओके, अच्छा अब मैं जब कह रहा हूं कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, अब इस केस में अगर मैं बेलमैन फोर्ड को रन करूंगा तो बेलमैन फोर्ड सबसे पहले क्या इंश्योर करेगा कि इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो लैम्डा जो मैंने सेट किया हुआ वो इंश्योर हो कि कभी भी इससे कम डिस्टेंस ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट बनता जाएगा और कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, x, ये मैं फॉर एग्जांपल x2 माइनस x1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, x3 माइनस x2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लैम्डा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया? समझ आ रही है सबको? ये अब आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ गए और एट द सेम टाइम जो इसका सोल्यूशन वो फाइंड करेगा तो इन शॉर्ट वो हर एक की पोजीशन मुझे बता देगा। और दूसरा इसका फायदा मुझे ये होगा कि ये जो x1 की वैल्यू है, ये x1 और ये xn जो कि मैक्स और मिन वैल्यूज हैं, इन दोनों के दरमियान माइनस x1 इट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि बेलमैन फोर्ड इंश्योर करता है कि दोनों मैक्स और मिन वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो। उसका मुझे फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपका जो बोर्ड जो फाइनली डिजाइन होगा वो बहुत कॉम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस और इस पॉइंट के दरमियान वो डिस्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। होपफुली मेरी बात सबको समझ आ गई? सर जो इस केस में आपने लैम्डा लिया है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। सर तो ये जो लैम्डा है ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट बन गया है, मींस हमने इसको खुद से डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए। बिल्कुल, ये डिफाइंड है, ये आपको पहले से बताया हुआ होगा कि ये मिनिमम डिस्टेंस इतना माइक्रो डिस्टेंस है, इतना माइक्रो मिलीमीटर जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। सर तो ये जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते करते मैक्स लिमिट तक जब हम पहुंच जाते हैं तो सर ये जो हर
जब हमारे पास स्टार्ट ही से जब इंश्योर करता जाता है कि इसमें लैम्डा ही हमारे पास जो है उसकी जो लिमिट है, तो सर एट द एंड फिर से हमने मिनिमाइज करना है दोबारा से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ये कर लिया है कि मैं समझ गया। अब मैं सिंपल सा x1 x2 x3 x4 मैं ये सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ। ये वो फाइनल सोल्यूशन है जो कि आपके कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये लैम्डा से ज्यादा है, ये भी लैम्डा से ज्यादा है, ये भी लैम्डा से ज्यादा है, ठीक है। अब बेलमैन फोर्ड आता है। बेलमैन फोर्ड कहता है x1 इसको और सॉरी इसको इधर रख देता है, इसको इधर रख देता है, इसको इधर रख देता है। अब ये सारे लेस देन लैम्डा, ये भी एक और सोल्यूशन है। समझ आ रही है? ये दोनों सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें मेरा था सोल्यूशन ये कहता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम लैम्डा और उससे ज्यादा हो सकता है। समझ आ गई? दिस इज सोल्यूशन 1, दिस इज सोल्यूशन 2 जनरेटेड बाय बेलमैन फोर्ड। तो मैं कह रहा हूं कि ये भी एक सोल्यूशन है। अब इस केस में जब आप इसको पीसीबी पे रख के बनाएंगे तो आपके पास लैम्डा वाले कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हुए हैं सारे, कि लैम्डा और लैम्डा से ज्यादा डिस्टेंस है। बट इस केस में एक और काम भी हो रहा है, ना सिर्फ वो लैम्डा और लैम्डा से डिस्टेंस ज्यादा है, बल्कि एक और चीज वो ये कर रहा है कि एक्स ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इन दोनों को मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आ रहा है कि आपके पास कंस्ट्रेंट वायोलेट हुए बगैर ये मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास बोर्ड आ जाए। समझ आ गई? सर ये जो एंड वाली चीज कर रहा है ये नहीं समझ आ रही कि हमारे पास पहले तो वो कर लेता है, ठीक है, एक लिमिट को सेट कर लेता है, कोई किसी माइक्रो में या मिनी में कितने कुछ भी सेट कर लेता है और वो करता जाता है, लेकिन सर वो एट द एंड दोबारा से कॉम्पैक्ट किस तरह करेगा? दोबारा से कॉम्पैक्ट नहीं करेगा। जब वो वर्क करेगा वो इंश्योर करेगा कि वो वही x4 और x1 और बाकी सारे की वैल्यूज पिक करे जो कि इन कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये मैं कह रहा हूं कि ये अब आप असल में आपने वो प्रूव किया नहीं है ना, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आती। आपने प्रूव खुद करना है, वो आप मैं प्रूव नहीं अभी बता रहा। ये अब आपने प्रूव जब करेंगे ना कि बेलमैन फोर्ड जो है वाकई इन सारी वैल्यूज को कॉम्पैक्ट करते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को मिनिमाइज कर देता है, तो आपको ये बात सारी समझ आ जाएगी। अब मैंने सिर्फ ये बताया कि इसका बाय प्रोडक्ट ये होगा जब बेलमैन फोर्ड रन करेंगे कि x1 जो कि मिनिमम वैल्यू होगी, x4 जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो x4 की जो भी वैल्यू है माइनस x1 की वैल्यू जो होगी, इसको वो मिनिमाइज कर रहा होगा, हमेशा इसको मिनिमम वैल्यू पिक करने की कोशिश कर रहा होगा। जबकि ये जो सोल्यूशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू नहीं है, हालांकि सोल्यूशन है, बट ये x4 माइनस x1 जो है वो सोल्यूशन है, बट ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम इससे ये बेलमैन फोर्ड आपको जनरेट करके देगा। समझ आ गई सबको? सर ये जो मिनिमम वैल्यू आप कह रहे हैं, तो ये यही मतलब है कि जो हमारी हम लोग कहते हैं रिलैक्स करते जाते हैं और कुछ एक पोजीशन ऐसी आती है जिसके बाद हम लोग रिलैक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। ये x4 माइनस x1 वो मिनिमम वैल्यू है। एग्जैक्टली। अब आप अपने बोर्ड को कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं, मतलब समझे कि मैंने एक सॉल्यूशन फाइंड किया, वो ये है, और मैं कहता हूं अच्छा इसमें सारे लैम्डास जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा मैं कहता हूं अगर मैं इसको और कॉम्पैक्ट करता हूं तो क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं? आपने कहा हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अब ये कहते हैं तो ये नहीं हो रहे, तो आपका बेलमैन फोर्ड जो होगा इस जगह पे आपको जो मोस्ट कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है वो दे रहा होगा, इस तक नहीं जाएगा। जबकि आपको ये सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो इन देयर मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं है। होपफुली समझ आ गई बात? यस सर। जी सर आ गई। ओके, सो बेलमैन फोर्ड की ये बाय प्रोडक्ट है। बेलमैन फोर्ड का मेन एम जो होता है कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना होता है, जो कि वो कह रहा है कि मैंने इनके सबके दरमियान लैम्डा कम से कम रखना है, बट ऑटोमेटिकली वो लैम्डा इधर भी आ रहा है, याद रखिए, ठीक है। बेलमैन फोर्ड का एक और फायदा ये कि वो ऑटोमेटिकली ये कॉम्पैक्ट वाला काम भी ऑटोमेटिकली आपके लिए करके दे देता है आपको। सही हो गया? तो अब आप इसका मतलब ये है कि आपने प्रूव ये करना है कि वाकई बेलमैन फोर्ड जो सॉल्यूशन जनरेट करेगा वो मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, लाइक दिस, जो मैंने भी बात की है। सही है? ठीक है सर। ओके, चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको वीडियो अपलोड करूंगा, और उसके बाद जो है इस तरह का हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ठीक है। अनलेस अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कॉल इट अ डे। सर क्या आप काइंडली जो आपने हमें दो असाइनमेंट के लिए दो क्वेश्चन दिए हैं, क्या आप उनके लिए खोल सकते हैं सबमिशन? क्या कर सकता हूँ? हाँ, सबमिशन खोलूंगा ऑफ कोर्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। और अदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर मेरा एक सवाल ये था, आई वांटेड टू कंफर्म कि हमारे पास जो आप दो टास्क हमें दिए इसके सबमिशन टाइम क्या है, डेडलाइन?
सबमिशन टाइम वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब ये तो काम मैंने आपको पिछले मतलब वीक के स्टार्ट में दे दिया था। मैक्सिमम कितना आपको चाहिए? 1 वीक मैक्सिमम दूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। सर वीक बहुत है, लाइक काफी टाइम है। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो आपने ये मेंशन किया था एक्सरसाइज, इट वाजंट क्लियर कि हमने एक्चुअली एज एन एक्सरसाइज असाइनमेंट के तौर पे देना है। नहीं, मैंने कहा था चलें असाइनमेंट के तौर पे आपने नहीं भी की होगी, अपने तौर पे समझ के सॉल्व कर ली होगी ना, फिर तो उसको सिर्फ राइट ही करना है ना असाइनमेंट सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये कह रहा हूँ। तो ठीक है सर, आप वो डेडलाइन फिर डाल दें, इंशाल्लाह विल डू इट। क्योंकि आपको क्या ये कम लग रही है? दोनों सर वो नहीं सर, वीक बहुत है सर। ये ना हो कि आप, मैं कह ये ना हो कि आप बोले कि आज रात को दे दें। नहीं चलो आज रात को नहीं देता, इतने कितना नहीं मैं जलाद हो गया, बाकी ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यू आर गुड? नो सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। ओके जी, आज के लिए नहीं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।